तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जितना बड़ा होता जा रहा है, उसे फॉलो करना भी उतना मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो आप अकेले नहीं हो। पिछले कुछ सालों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक सिंपल सुपर हीरो फ्रेंचाइजी से आगे बढ़ते हुए एक मैसिव इंटरकनेक्टेड दुनिया बन चुकी है, जिसमें 15 साल से भी ज्यादा की कहानियां, दर्जनों मूवीज और अब तो सीरीज की भी बाढ़ आ चुकी है। हाल अब ऐसा है कि पुराने हार्डकोर फैंस के लिए भी सब कुछ याद रखना मुश्किल हो गया है, और नए व्यूअर्स को लगता है कि अगर उन्हें आज के मार्वल प्रोजेक्ट्स को एंजॉय करना है तो उन्हें मार्वल में पीएचडी करनी होगी। मार्वल की हर मूवी और हर टीवी सीरीज को देखकर, जो कि कैजुअल व्यूअर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ये रिकैप सीरीज, जहां मैं फेज बाय फेज आपको सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, कैरेक्टर्स के जबरदस्त आर्क्स और सारे कनेक्शंस का सिंपल और शॉर्ट रिकैप दूंगा, ताकि सिर्फ फन रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है रिकैप सीरीज के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 के बारे में। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करे, चलिए शुरू करते हैं। आयरन मैन। टोनी स्टार्क जैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री मिली उसके पिता हावर्ड स्टार्क के मरने के बाद। वो जंग से भरे अफगानिस्तान में अपने दोस्त और मिलिट्री में उसका कांटेक्ट लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोडी रोड्स के साथ जेरिको मिसाइल का डेमो दे रहा है। डेमो के बाद टोनी और उसके साथी मिलिट्री गाड़ियों पर अटैक हो जाता है, जहां टोनी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है जब अटैकर्स उस पर उसका खुद का ही मिसाइल फायर कर देते हैं। 10 रिंग्स नाम की टेररिस्ट ग्रुप उसे पकड़ लेती है और ले आती है एक केव में, जहां एक और कैदी और गुलमीरा का एक डॉक्टर यिनसेन टोनी की छाती में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाता है, ताकि वो मैग्नेट उसके दिल तक पहुंच रहे छर्रों के टुकड़ों को रोक सके और टोनी मरे नहीं। तब 10 रिंग्स का लीडर रजा टोनी के साथ डील करता है कि वो उनके लिए जेरिको मिसाइल बनाए और बदले में वो लोग उसे आजाद कर देंगे। पर टोनी और यिनसेन दोनों जानते थे कि रजा अपनी बात पर नहीं टिकने वाला। तब टोनी और यिनसेन चुपके से एक छोटा पर पावरफुल इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाते हैं, जिसे कहा जाता है आर्क रिएक्टर, जो कि पावर करता है टोनी की छाती के इलेक्ट्रोमैग्नेट को। जिसके बाद वो दोनों सीक्रेटली एक पावर्ड आर्मर बना रहे होते हैं, जिसकी मदद से वो आजाद हो सके। वो अंत तक इस सूट ऑफ आर्मर को छुपा कर रखते हैं, पर जब 10 रिंग्स को पता चल जाता है कि उनके कैदी क्या कर रहे हैं, तब वो बढ़ते हैं उनके वर्कशॉप पर अटैक करने। सूट रेडी था, पर पावर अप में टाइम लग रहा था। तब यिनसेन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि टोनी बच जाए। टोनी अपना आर्मर पहनकर टेररिस्ट से लड़ते हुए वहां से बाहर निकलता है। उसे बीच में मरता हुआ यिनसेन मिलता है, जो कि उससे कहता है कि वो अपनी लाइफ वेस्ट ना करे। टोनी उन टेररिस्ट के इलाके से निकलने से पहले उनके सारे वेपन्स जला देता है और उड़ के वहां से क्रैश करता है दूर डेजर्ट में, जिसकी वजह से उसका सूट भी बर्बाद हो जाता है। कर्नल रोड्स टोनी को रेस्क्यू करते हैं और उसे घर वापस लाते हैं, जहां आते ही टोनी अनाउंस करता है कि उसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज अब वेपन मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रही है। स्टार्क इंडस्ट्रीज का मैनेजर और टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क का पुराना साथी ओबेडाया स्टेन टोनी को समझाता है कि ऐसा करने से वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे और उसके पिता की लेगेसी भी बर्बाद हो जाएगी। पर टोनी को फर्क नहीं पड़ता। अपने होम वर्कशॉप में टोनी अपने 10 रिंग्स की गुफा में बनाए हुए सूट का बेटर और पावरफुल वर्जन बनाता है, जिसके साथ साथ एक पावरफुल आर्क रिएक्टर भी उस सूट के लिए और अपने चेस्ट के लिए। वो अपनी पर्सनल असिस्टेंट पेपर पॉट्स को पुराना रिएक्टर फेंकने को कहता है, जो कि उसे एक छोटे से ग्लास शोकेस में रख देती है। फिर टोनी स्टेन को समझाता है कि कैसे वो लोग अब वेपन मैन्युफैक्चरिंग से दूर हटते हुए रिएक्टर टेक पर काम कर सकते हैं, पर वो उसे सूट के बारे में नहीं बताता। एक चैरिटी इवेंट जिसे स्टार्क इंडस्ट्रीज ने ही रखा था, वहां टोनी जाता है। वहां रिपोर्टर क्रिस्टीन एवरहर्ट उसे बताती है कि उसकी कंपनी ने हाल ही में 10 रिंग्स को वेपन्स दिए हैं और यही वेपन्स यूज हो रहे हैं गुलमीरा नाम के गांव पर हो रहे अटैक में। टोनी को याद आता है कि यिनसेन गुलमीरा से ही था। वो तुरंत अपना नया आर्मर पहनता है और निकल जाता है अफगानिस्तान, जहां वो सारे टेररिस्ट की धुलाई करता है और गुलमीरा को बचाता है। पर वापस आते वक्त उसके रास्ते में आते हैं F-22 रैप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट, जिन्हें भेजा गया था कर्नल रोड्स की देखरेख में। इस अटैक को रोकने के लिए टोनी रोडी को बता देता है कि उस आर्मर में वो खुद है और रोडी अटैक रुकवा देता है। दूसरी तरफ 10 रिंग्स के हाथ टोनी का पहला प्रोटोटाइप सूट लगता है, जिसको इकट्ठा करके उनका लीडर रजा स्टेन से मिलता है। स्टेन 10 रिंग्स को वेपन्स बेच रहा था और उसी ने प्लान बनाया था टोनी को मरवाने का, ताकि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बन जाए। रजा स्टेन से आयरन सोल्जर्स डिमांड करता है, पर स्टेन रजा और बाकी 10 रिंग्स के लोगों को खत्म करवा के वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो उस प्रोटोटाइप सूट को रिवर्स इंजीनियर करवाता है। दूसरी तरफ अपने वेपन्स की इलीगल डिलीवरी को ट्रैक करवाने के लिए टोनी पेपर
पेपर को भेजता है डेटाबेस हैक करने के लिए, जहां पेपर को पता चलता है कि स्टेन ने टोनी को मरवाने के लिए 10 रिंग्स को हायर किया था, पर 10 रिंग्स ने डील पूरी नहीं करी जब उन्हें पता चला कि वो टोनी से डायरेक्टली वेपन्स बनवा सकते हैं। तब पेपर मिलती है शील्ड एजेंट फिल कोल्सन से, जिसको वो स्टेन की गतिविधियों के बारे में बताती है। स्टेन को इस बारे में पता चल जाता है। अब स्टेन को जरूरत थी मिनिएचर आर्क रिएक्टर की, पर उसके साइंटिस्ट वो नहीं बना पा रहे थे। तब स्टेन जाता है टोनी के पास और उसे टेम्पररी पैरालिसिस देकर उसका आर्क रिएक्टर ले लेता है। टोनी तुरंत अपना ओरिजिनल आर्क रिएक्टर अपने चेस्ट में लगाता है। दूसरी तरफ पेपर और कुछ शील्ड एजेंट्स स्टेन को अरेस्ट करने आते हैं, पर स्टेन अपना आयरन मॉन्गर सूट पहनता है और कुछ शील्ड एजेंट्स को मार देता है। फिर वो बढ़ता है पेपर के पीछे। तब टोनी आता है अपने नए आर्मर में पेपर को बचाने, पर अपने नए आर्क रिएक्टर के बिना वो स्टेन के आयरन मॉन्गर आर्मर से टक्कर नहीं ले पा रहा था। टोनी और स्टेन लड़ते लड़ते स्टार्क इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। तब टोनी पेपर से कहता है कि जो बड़ा आर्क रिएक्टर बिल्डिंग को पावर कर रहा है वो उसे ओवरलोड कर दे। पेपर ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से जबरदस्त इलेक्ट्रिकल सर्ज पैदा होता है और स्टेन अपने आयरन मॉन्गर आर्मर के साथ रिएक्टर में गिर जाता है और मर जाता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी टोनी के आर्मर को आयरन मैन बुलाने लगते हैं और जब उससे पूछा जाता है कि कौन है ये आयरन मैन, तब वो कहता है कि मैं ही हूँ आयरन मैन। पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी के घर आते हैं, उसे ये बताने की वो ही अकेला सुपर हीरो नहीं है इस दुनिया में, और इसीलिए वो उससे डिस्कस करना चाहते हैं एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में। द इनक्रेडिबल हल्क। अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया के कल्वर यूनिवर्सिटी में जनरल थैडियस थंडरबोल्ट रॉस मिलते हैं डॉक्टर ब्रूस बैनर से। जनरल रॉस की बेटी बेटी रॉस भी यहाँ काम करती है, जिसके साथ साथ वो ब्रूस की गर्लफ्रेंड भी है। जनरल रॉस ब्रूस से एक एक्सपेरिमेंट के लिए मिलते हैं, जिसमें रॉस ऐसा कहते हैं कि उन्हें इंसानों को गामा रेडिएशन से कुछ ना हो ऐसा कुछ बनाना है, पर ये असली एक्सपेरिमेंट नहीं था। असली एक्सपेरिमेंट था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कैप्टन अमेरिका नाम के हीरो को जो सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था उसको फिर से बनाना, और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और इस फेलियर में ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो गुस्से में आता या उसके दिल की धड़कन 200 बीट्स पर मिनट से ऊपर जाती तो वो बनता हल्क। ब्रूस लैब में हल्क बन जाता है और लैब और उसके आसपास के इलाकों को बर्बाद कर देता है, जिसमें जनरल रॉस, बेटी और कई लोग घायल हो जाते हैं। तब ब्रूस यूएस मिलिट्री के लिए भगोड़ा घोषित हो जाता है और रॉस का अब एक ही मकसद है, हल्क को मिलिट्री के फायदे के लिए यूज करना। इस इवेंट के 5 साल बाद ब्रूस ब्राजील के एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, जिसके साथ साथ वो अपना इलाज भी ढूंढ रहा है। इंटरनेट पर वो अपने इलाज के प्रोसेस की स्टडी शेयर करता है मिस्टर ब्लू नाम के आदमी से। इन सब के साथ साथ वो योगा टेक्निक सीख रहा है अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए, और इसमें वो कामयाब भी हो रहा है क्योंकि पिछले 5 महीनों से वो हल्क नहीं बना। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए उसकी उंगली में एक कट लग जाता है, जिससे निकलने वाली खून की बूंद जा गिरती है एक बॉटल में। वो बॉटल जा पहुंचती है अमेरिका में एक अच्छे बूढ़े आदमी के पास जो कि गामा सिकनेस का शिकार हो जाता है। इस बॉटल के सामने आने की वजह से जनरल रॉस को ब्रूस के ठिकाने का पता चल जाता है और वो उसको पकड़ कर लाने के लिए भेजते हैं अपनी स्पेशल फोर्सेस टीम को, जिनको लीड कर रहा है एमिल ब्लॉन्स्की। ब्रूस को जब पता चलता है कि जनरल रॉस के लोग उस तक पहुंच गए हैं तो वो जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से निकलता है, लेकिन कुछ उसके फैक्ट्री में उसको तंग करने वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसको बुली करना शुरू करते हैं। ब्रूस अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उसकी हार्ट रेट 200 पार कर जाती है और तभी वो बनता है हल्क। और हल्क बनते ही वो ब्लॉन्स्की के टीम के लोगों की पिटाई करना शुरू करता है, जिसके अंत में सिर्फ ब्लॉन्स्की ही बचता है। तब ब्लॉन्स्की रॉस के पास आकर उससे पूछता है कि उसने और उसकी टीम ने किसका सामना किया। रॉस ब्लॉन्स्की को बताता है कि कैसे ब्रूस हल्क बना, जिसके बाद रॉस ब्लॉन्स्की को बहुत छोटी मात्रा में सुपर सोल्जर सीरम देने की तैयारी करवाता है, जिसकी वजह से उसे जबरदस्त तेजी, ताकत, फुर्ती और जल्दी ठीक होने की पावर्स मिलती है, पर उसकी हड्डियों का शेप चेंज होने लगता है, जिसके साथ साथ उसके फैसले लेने की काबिलियत में दिक्कत आती है। ब्रूस बैनर अमेरिका के कल्वर यूनिवर्सिटी में वापस आ चुका है, जहां वो मिलता है अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड बेटी से। वहीं बैनर पर रॉस और ब्लॉन्स्की के लोग दूसरी बार अटैक कर देते हैं, जिसके बारे में उन्हें बेटी के बॉयफ्रेंड डॉक्टर लेनर्ड सैमसन ने बताया। रॉस के हाथों पकड़े जाने के स्ट्रेस में
बैनर फिर से हल्क में बदल जाता है। तब रॉस की फोर्स स्टार्क सोनिक कैनन और ग्रेनेड लॉन्चर तक यूज करके देख चुके थे, पर हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तभी ब्लॉन्स्की, जिसकी सीरम की वजह से जजमेंट लेने की सेंस खराब हो चुका था, वो हल्क की तरफ बढ़ता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। हल्क एक सेकंड भी नहीं लगा था उसे किसी खिलौने की तरह दूर फेंकने में, पर सुपर सोल्जर सीरम की वजह से ब्लॉन्स्की हील कर जाता है। तब हल्क बेटी को उठाता है और वहां से दूर चला जाता है और वापस आ जाता है अपने बैनर वाले फॉर्म में। बेटी और बैनर अब भाग रहे हैं सबसे बच के। तब बैनर कांटेक्ट करता है मिस्टर ब्लू से, जो कि बैनर से कहता है कि उससे न्यूयॉर्क सिटी में मिले। मिस्टर ब्लू असल में एक सेलुलर बायोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स, जो कि ब्रूस को बताता है कि उसने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। ब्रूस इस प्रोसीजर में जाता है और स्टर्न्स उसके ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स कर देता है, जिसके बाद वो उसे बताता भी है कि उन्होंने शायद पहला ट्रांसफॉर्मेशन ही रोका है। इसी बीच वो ये भी बताता है कि उसने ब्रूस के ब्राजील से भेजे हुए ब्लड सैंपल्स को सिंथेसाइज करके रखा है, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, और वो ब्रूस के ब्लड के जबरदस्त पोटेंशियल को मेडिसिन साइंस पर आजमाना चाहता है। ब्रूस तुरंत इस पूरी सप्लाई को बर्बाद करने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये हल्क की पावर गलत हाथों में चली गई तो रिजल्ट बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ रॉस ब्लॉन्स्की के साथ मिलकर स्टर्न्स की लैब तक पहुंच जाते हैं और ब्रूस को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। ब्रूस और बेटी को फिर ले जाया जा रहा होता है हेलीकॉप्टर से, पर ब्लॉन्स्की स्टर्न्स की लैब में रुक जाता है और हल्क की ताकत की लालच में स्टर्न्स को मजबूर करता है उसमें ब्रूस के ब्लड को इंजेक्ट करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट ब्लॉन्स्की को म्यूटेट कर देती है अबॉमिनेशन में, एक ऐसा क्रिएचर जो कि हल्क से भी बड़ा और ताकतवर है। अबॉमिनेशन बनते ही ब्लॉन्स्की स्टर्न्स पर अटैक करता है और वहां से निकल जाता है। इस वजह से स्टर्न्स के सर पर चोट आती है और उसमें ब्रूस का ब्लड चला जाता है, जिसकी वजह से उसका सर म्यूटेट होना शुरू होता है। बाहर अबॉमिनेशन शुरू करता है तबाही मचाना। ये तबाही न्यूयॉर्क के हार्लेम इलाके की बैंड बजा रही थी। ऊपर हेलीकॉप्टर में रॉस को इस बारे में पता चलता है और ब्रूस भी ये देखकर समझ जाता है कि अबॉमिनेशन को कोई रोक सकता है तो वो है हल्क। तब ब्रूस रॉस को मनाता है कि रॉस को उसे छोड़ना होगा। रॉस ब्रूस की बात मान जाता है, जिसके बाद ब्रूस हेलीकॉप्टर से नीचे जंप करता है और जमीन पर गिरते ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है हल्क में। इसके बाद शुरू होती है अबॉमिनेशन और हल्क की टक्कर। अबॉमिनेशन शुरू में तो हल्क की बैंड बजाता है, पर हल्क के पास एक फैक्टर है, उसकी स्ट्रेंथ उसके गुस्से के साथ बढ़ती चली जाती है और जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ता है वो अबॉमिनेशन की धुलाई करना शुरू करता है। जहां वो ऑलमोस्ट अबॉमिनेशन की जान लेने ही वाला था, पर बेटी के कहने पर वो रुक जाता है, जिसके बाद हल्क अबॉमिनेशन को रॉस के पास छोड़कर वहां से चला जाता है। एक महीने बाद ब्रिटिश कोलंबिया के बेलाकूला इलाके में रहता हुआ ब्रूस एक कंट्रोल्ड तरीके से हल्क बनने की कोशिश करता है। इसके कुछ समय बाद टोनी स्टार्क आता है रॉस के पास एक बार में, जहां वो उसे बताता है कि एक टीम बनाई जा रही है। आयरन मैन 2। आयरन मैन 1 के एंड में टोनी ने सबके सामने ये मान लिया था कि वो ही आयरन मैन है। ये चीज रशिया में भी टेलीकास्ट हो रही थी, जिसे देख रहा था एंटोन वेंको, एक पुराना स्टार्क इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय। वहां उसका बेटा इवान वेंको भी था। एंटोन अपने बेटे से कहता हुआ मर जाता है कि टोनी जैसी शोहरत उसे भी मिलनी चाहिए थी। तब इवान अपने पिता के छोड़े हुए पुराने स्टार्क इंडस्ट्रीज के ब्लूप्रिंट से बनाता है एक वैसा ही मिनिएचर आर्क रिएक्टर जैसा टोनी के पास है। इस इवेंट के 6 महीने बाद टोनी अपने पिता की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए स्टार्क एक्सपो को शुरू करता है न्यूयॉर्क में, जहां उसे सबीना मिलता है यूएस गवर्नमेंट के आगे जवाबदेही का, जो कि टोनी पर प्रेशर बनाते हैं कि वो उसकी आयरन मैन आर्मर की टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को दे दे, जहां गवर्नमेंट वेपन कॉन्ट्रैक्टर स्टार्क इंडस्ट्रीज का राइवल जस्टिन हैमर भी था। टोनी उन सब का मुंह बंद कर देता है, ये कहकर कि वो ही उनका मसीहा है, उन्हें न्यूक्लियर हमले से बचाने वाला। इसी दौरान टोनी को पता चलता है कि उसका आर्क रिएक्टर, जो कि उसे जिंदा रखने के साथ साथ उसके आर्मर को पावर भी प्रोवाइड करता है, वहीं उस आर्क रिएक्टर के अंदर का पैलेडियम उसे धीरे धीरे पॉइजन कर रहा था और उसके पास इस पैलेडियम को रिप्लेस करने का कोई तरीका नहीं है। अपने आप को अपनी मौत के करीब जाता देख टोनी हताश हो रहा था, पर वो किसी को भी अपनी इस हालत के बारे में नहीं बताता। पर वो अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना देता है और स्टार्क एम्प्लॉय नेटली रशमन को अपनी असिस्टेंट रख लेता है। जिसके बाद टोनी मोनाको हिस्टोरिक ग्रैंड प्री में हिस्सा लेता है, जहां बीच रेस में उस पर इवान वेंको अटैक कर देता है। वेंको ने अपने आर्क रिएक्टर से पावर किए अपने इलेक्ट्रिकल विप्स। तभी पेपर और हैप्पी तुरंत टोनी के पास पहुंचते हैं उसके आर्मर के साथ,
जिसे पहनकर टोनी तुरंत वैंको को ढेर करता है। इसमें टोनी का आर्मर बहुत डैमेज हो चुका था और यही वैंको चाहता था दुनिया को दिखाना कि आयरन मैन इनविंसिबल नहीं है। वैंको के इस काम से इम्प्रेस होकर जस्टिन हैमर उसे जेल से आजाद करवाता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि वो उसके लिए आर्मर्ड सूट्स बनाए ताकि वो स्टार्क एक्सपो में टोनी को नीचा दिखा सके। पर वैंको हैमर को समझाता है कि अनमैन्ड ड्रोन ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इससे ह्यूमन फैक्टर हट जाता है। दूसरी तरफ अपने बर्थडे पर टोनी अपना आयरन मैन सूट पहनकर नशे में धुत था। टोनी को ऐसा बिहेव करते देख टोनी का दोस्त जेम्स रोडी रोड समझ जाता है कि ये बहुत खतरनाक बिहेवियर है, जिसके बाद वो पहनता है टोनी का प्रोटोटाइप सूट मार्क 2 और टोनी को रोकने की कोशिश करता है। इस लड़ाई में कोई नहीं जीतता, पर रोडी उस प्रोटोटाइप सूट को लेकर चला जाता है यूएस एयरफोर्स के पास, जो कि उसे बोलते हैं कि हैमर को इस पर काम करने दो। अगली सुबह शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी आते हैं टोनी स्टार्क के पास, जहां वो उसे बताते हैं कि उसकी नई असिस्टेंट नेटली रशमैन असली में शील्ड एजेंट नताशा रोमनॉफ है और टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडर थे, जिन्हें फ्यूरी पर्सनली जानता था। तब फ्यूरी आगे बताता है कि वैंको के पिता एंटन और हावर्ड ने साथ में आर्क रिएक्टर इन्वेंट किया था, पर हावर्ड ने एंटन को वापस उसके देश भिजवा दिया जब उसे पता चला कि एंटन इस टेक को बेचने की कोशिश कर रहा है। उसके देश सोवियत ने फिर उसे गुलाग के जेल में भेज दिया। तब फ्यूरी टोनी को उसके पिता का कुछ सामान देते हैं, जहां टोनी को समझ आता है कि उसके पिता हावर्ड ने 1974 के स्टार्क एक्सपो में एक नए एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर छुपा रखा था, जो कि 1974 में सिंथेसाइज करना पॉसिबल नहीं था। यही एलिमेंट आर्क रिएक्टर के पैलेडियम कोर को रिप्लेस कर सकता था। अपने एआई जार्विस की मदद से टोनी उस नए एलिमेंट को सिंथेसाइज करता है, जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि वैंको अभी भी जिंदा है। तो वो तुरंत निकलता है स्टार्क एक्सपो के लिए, जहां हैमर वैंको के बनाए हुए आर्मर्ड ड्रोन को सबके सामने रखता है। जिसके बाद वो रोडी के पहने हुए प्रोटोटाइप सूट के हेवीली वेपनाइज्ड वर्जन को सबके सामने लाता है, जिसे वो कहता है वॉर मशीन। तभी टोनी अपने आयरन मैन सूट में वहां आता है और रोडी को वार्न करता है, पर अचानक वैंको सभी आर्मर्ड ड्रोन और रोडी के आर्मर पर रिमोट कंट्रोल से पकड़ बनाता है और उन सभी को आयरन मैन पर अटैक करने को कहता है। तभी पेपर हैमर को अरेस्ट करवाती है और नताशा और हैप्पी निकल जाते हैं हैमर की फैक्ट्री से वैंको को पकड़ने, पर इससे पहले वो वैंको तक पहुंचते वैंको निकल जाता है। पर नताशा हैमर इंडस्ट्रीज के सॉफ्टवेयर का एक्सेस लेकर रोडी के आर्मर को फ्री कर देती है, जिसके बाद टोनी और रोडी अपने अपने सूट में सामना करते हैं वैंको और उसके कंट्रोल हो रहे ड्रोन्स का। पहले वो दोनों वैंको को नहीं संभाल पा रहे थे, पर फिर वो टोनी के बर्थडे वाला मूव वैंको पर यूज करते हैं, जिसमें वैंको ढेर हो जाता है। पर वैंको ने अपने हार की प्लानिंग कर रखी थी, जहां वो अपने आर्मर के साथ साथ सभी ड्रोन्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवा देता है। टोनी जल्दी से सभी को वैंको के ड्रोन से बचाते हुए पहुंचता है पेपर को बचाने और वो दोनों एक किस शेयर करते हैं। अपनी डीप ब्रीफिंग में फ्यूरी टोनी को बताता है कि उसकी पर्सनैलिटी एक टीम के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, तो शील्ड उसे एक कंसल्टेंट के तौर पर ही रखना चाहेगी। पर टोनी और रोडी को उनके काम के लिए मेडल मिलता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड एजेंट फिल कोल्सन को एक छोटे हैंडल वाला हैमर दिखता है न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में। थॉर 965 एडी में एसगार्ड के राजा ओडिन ने जंग शुरू करी योटनहाइम के फ्रॉस्ट जाइंट्स और उनके लीडर लॉफी के साथ। फ्रॉस्ट जाइंट्स 9 रियाल्म पर अपनी पकड़ बनाना चाहते थे और वो सबसे पहले मिडगार्ड यानी अर्थ को अपना गुलाम बनाते। एसगार्डियंस ने फ्रॉस्ट जाइंट्स को हराया और उनके पावर सोर्स कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को अपने साथ ले गए। प्रेजेंट डे में ओडिन का बेटा थॉर अब एसगार्ड का राजा बनने जा रहा है, पर इसी बीच फ्रॉस्ट जाइंट्स चुपके से आ जाते हैं ओडिन की वॉल्ट से अपना कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स लेने। फ्रॉस्ट जाइंट्स की मदद थॉर के भाई लोकी ने की थी, पर थॉर को जब फ्रॉस्ट जाइंट्स के बारे में पता चला तो वो निकल जाता है योटनहाइम के राजा लॉफी से लड़ने। थॉर के साथ उसका भाई लोकी और उसके दोस्त सिफ और वॉरियर्स 3 जाते हैं, जिनमें थे वोल्स्टार्क, फैंड्रेल और होगन। फ्रॉस्ट जाइंट्स और थॉर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे थॉर और उसके साथियों को बचाने ओडिन आ जाते हैं। इस वजह से एसगार्डियंस और फ्रॉस्ट जाइंट्स के बीच संधि टूट जाती है। तब एसगार्ड वापस आकर ओडिन थॉर के इस बर्ताव की वजह से उसे अनवर्दी कहते हैं और उसकी पावर्स छीनकर उसे अर्थ पर भेज देते हैं, जिसके बाद वो उसके हैमर म्योनिर पर एन्चेंटमेंट कास्ट करते हैं कि जो भी इस हैमर को उठाने के लिए वर्दी होगा उसे मिलेगी गॉड ऑफ थंडर की पावर्स। थॉर एसगार्ड से गिरकर न्यू मैक्सिको में लैंड करता है, जहां वो मिलता है एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जेन फॉस्टर, उसकी असिस्टेंट डार्सी लुइस और जेन के मेंटर डॉक्टर एरिक सेल्विक से। वही न्यू मैक्सिको की जनता को म्योनर दिखता है। तभी वहां शील्ड एजेंट फिल कोल्सन आता है, जो कि जेन के वर्म होल डेटा को उससे
उससे जबरदस्ती ले लेता है वो डेटा जो डॉक्टर जेन ने रिकॉर्ड की थी थॉर के अर्थ पर गिरने के टाइम। हालांकि जैसे ही थॉर को पता चलता है म्योनिर की लोकेशन के बारे में, वो तुरंत वहां पहुंचता है। म्योनिर को उठाया नहीं जा सकता तो उसके आसपास शील्ड अपनी फैसिलिटी बना लेते हैं और उस पर नजर रखने के लिए कोल्सन ने वहां एजेंट क्लिंट बार्टन को रखा था। थॉर वहां म्योनिर को उठाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। बार्टन थॉर को मारना नहीं चाहता था पर वो देखता है कि थॉर कर क्या रहा है, पर थॉर म्योनिर को ना उठा पाने के बाद पकड़ा जाता है शील्ड एजेंट्स के द्वारा। डॉक्टर सेल्विक थॉर को आते हैं छुड़ाने, जिसके बाद थॉर फैसला करता है कि वो अर्थ पर ही रहेगा, जहां वो रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करता है डॉक्टर जेन के साथ। एसगार्ड में लोकी को पता चलता है कि वो ओडिन का अपना बेटा नहीं है बल्कि वो लॉफी का बेटा है, जिसे ओडिन ने अडॉप्ट किया था एसगार्ड और योटनहाइम की जंग के अंत में। लोकी ओडिन से इस बारे में पूछता है पर ओडिन कमजोरी से गिर जाते हैं और चले जाते हैं गहरी ओडिन स्लीप में ताकि वो वापस अपनी ताकत रिकवर कर सके। तब लोकी एसगार्ड की गद्दी संभालता है और लॉफी को एक मौका देता है ओडिन को जान से मारने का और अपना कास्केट हासिल करने का। सिर्फ और वॉरियर्स 3 को लोकी का राज पसंद नहीं आ रहा था, वो थॉर को लेने जाने का फैसला करते हैं, जहां वो बाइफ्रॉस्ट के गेट कीपर हाइमडाल को कन्विंस करते हैं उन्हें बाइफ्रॉस्ट की मदद से अर्थ पर जाने दे। हाइमडाल उन्हें जाने देता है। वहीं लोकी को भी उनके प्लान की भनक लग जाती है और वो उनके पीछे डिस्ट्रॉयर को भेजता है, एक इंडिस्ट्रक्टिबल ऑटोमेटन जो कि उनको और थॉर को ढूंढ के मार दे। थॉर के दोस्त थॉर को ढूंढ लेते हैं और उसे ओडिन के बारे में बताते हैं, पर तभी डिस्ट्रॉयर उन तक पहुंच जाता है और वो उन्हें ऑलमोस्ट खत्म करने ही वाला था कि थॉर डिस्ट्रॉयर के सामने आता है और लोकी को आवाज लगाता है कि उसके दोस्तों की जगह उसकी जान ले ले। डिस्ट्रॉयर थॉर को एक बार में दूर फेंक देता है, तभी आसमान में बिजली कड़कती है और थॉर का हैमर म्योनिर उड़ता हुआ आता है थॉर के पास। थॉर ने प्रूव कर दिया था कि वो वर्दी है अपनी गॉड ऑफ थंडर की पावर्स के लिए। म्योनिर थॉर के हाथों में आता है, थॉर की पावर्स रिस्टोर होती हैं और थॉर अपनी जबरदस्त ताकत के साथ डिस्ट्रॉयर को हरा देता है, जिसके बाद थॉर और डॉक्टर जेन एक किस शेयर करते हैं और तब थॉर निकल जाता है अपने भाई का सामना करने। एसगार्ड में लोकी लॉफी को धोखा देकर उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वो अपना प्लान रिवील करता है कि वो जोटनहाइम को बाइफ्रॉस्ट ब्रिज की मदद से बर्बाद कर देगा। थॉर एसगार्ड पहुंचता है और लोकी को ऐसा करने से रुकने को कहता है। जब लोकी थॉर की बात नहीं मानता तब थॉर मजबूर होकर बाइफ्रॉस्ट को बर्बाद कर देता है। बाइफ्रॉस्ट की बर्बादी होते ही थॉर और लोकी नीचे गहरे अंधकार में गिरने वाले थे, पर तभी ओडिन आते हैं उन्हें बचाने। लोकी ओडिन से कहता है कि ये उसने उनके लिए किया, पर ओडिन उसकी बात को नकारते हैं, जिसपे लोकी खुद को अंधकार में गिरने देता है। थॉर के लिए ये बहुत दुख की बात थी। वो ओडिन से बात करता है और उन्हें बताता है कि वो राजा बनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अर्थ पर डॉक्टर जेन और उसकी टीम एसगार्ड तक पहुंचने के पोर्टल को ढूंढने में लगे हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर सेल्विक को शील्ड में बुलाया जाता है, जहां निक फ्यूरी उन्हें टेसरेक्ट स्टडी करने को कहते हैं, जिसमें बेहिसाब ताकत है। वहीं इनविजिबल लोकी जो कि अंधकार से बच चुका है, वो अर्थ पर है, जो कि डॉक्टर सेल्विक को कंट्रोल करते हुए उन्हें एग्री करवाता है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर प्रेजेंट डे में साइंटिस्ट ने आर्कटिक में एक पुराना एयरक्राफ्ट ढूंढ निकाला है, जिसमें बर्फ में कोई जमा हुआ है एक गोल शील्ड के साथ। मार्च 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी के नॉर्वे पर कब्जा करते ही टॉन्सबर्ग में नाजी लेफ्टिनेंट जनरल और हाइड्रा के लीडर जोहान श्मिट एक मिस्टीरियस चीज चुराता है और उसे कहता है टेसरैक्ट, जिसमें माना जाता है कि बेहिसाब दैवीय शक्तियां हैं। उसी दौरान दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में स्टीव रॉजर्स को यूएस आर्मी रिक्रूटमेंट से रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसकी छोटी हाइट और खराब हेल्थ की वजह से, जिसके बाद रॉजर्स अपने दोस्त बकी के साथ स्टार्क एक्सपो जाता है, एक इवेंट जिसे शुरू किया था फेमस इंजीनियर हावर्ड स्टार्क ने। रॉजर्स यहाँ भी आर्मी में भर्ती लेने की कोशिश करता है। एक्सपो में डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन ने रॉजर्स को अपने दोस्त से बात करते हुए सुना था कि वो देश की सेवा करना चाहता है, जिसकी वजह से अर्स्किन रॉजर्स को आर्मी में एनलिस्ट कर लेता है। रॉजर्स रिक्रूट होता है स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व में। वो हिस्सा था एक सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट का, जो कि देख रेख में था डॉक्टर अर्स्किन, हावर्ड स्टार्क, कर्नल चेस्टर फिलिप्स और ब्रिटिश MI6 एजेंट पेगी कार्टर के। कर्नल फिलिप्स को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर अर्स्किन ने क्या देखकर रॉजर्स को इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाने का फैसला किया, पर अर्स्किन दिखाते हैं रॉजर्स का दम जब वो एक नकली ग्रेनेड बीच ग्राउंड में फेंक देते हैं और सारे सोल्जर्स में से सिर्फ रॉजर्स ग्रेनेड पर जंप कर जाता है सबको बचाने के लिए। रॉजर्स इस प्रोसीजर के लिए सिलेक्ट हो चुका था। तब प्रोसीजर से पहले डॉक्टर अर्स्किन रॉजर्स को बताते हैं कि वो हाइड्रा लीडर जोहान श्मिट के अंडर एक साइंटिस्ट थे, जिसने उनके सुपर सोल्जर फॉर्मूले का प्रोटोटाइप ले लिया, जिससे उसे मिली सुपर सोल्जर स्ट्रेंथ, पर इसकी वजह से वो दिखने में पूरा ही बदल गया।
दूसरी तरफ श्मिट और डॉक्टर आर्निम जोला टेसरेक्ट की एनर्जी को हार्नेस कर रहे थे ताकि वो लोग जोला के इन्वेंशंस को फ्यूल कर सके और शुरू कर सके दुनिया पर अपना अटैक। श्मिट को अर्स्किन के बारे में भी पता था, उसने एक असैसिन को उसके पीछे भेजा था उसे मारने। अमेरिका में अर्स्किन और स्टार्क ने रॉजर्स को एक सुपर सोल्जर ट्रीटमेंट में डाला, उसमें सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया गया जिसके साथ साथ उसे दी गई वीटा रेज, जिसके बाद रॉजर्स एक्सपेरिमेंट से बाहर निकला लंबा चौड़ा और मसल्स के साथ। श्मिट का भेजा हुआ असैसिन वही था, उसने तुरंत मौका देखते ही अर्स्किन की जान ले ली और सुपर सोल्जर सीरम की आखिरी शीशी के साथ वहां से भाग गया। रॉजर उसके पीछे भागा और उसने उसे पकड़ भी लिया, पर उस असैसिन ने साइनाइड कैप्सूल से अपनी जान ले ली और इस पूरे प्रोसेस में वो आखिरी सीरम की शीशी भी बर्बाद हो गई। डॉक्टर अर्स्किन मर चुके थे और उनका फॉर्मूला भी खो चुका था। तब यूएस सेनेटर ब्रांट ने रॉजर्स को अपने देश की सेवा करने को कहा कैप्टन अमेरिका के नाम से, जहां वो पूरे देश में घूम घूम कर वॉर बॉन्ड्स बेचे जिससे आर्मी को फंड्स मिल सके। तब तक साइंटिस्ट स्टीव के ब्लड पर स्टडी करके अर्स्किन का फॉर्मूला रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करेंगे। रॉजर्स ऐसा ही करता है, पर 1943 में अपने इटली के टूर के दौरान रॉजर्स को पता चलता है कि उसका दोस्त बकी बार्न्स और उसकी पूरी यूनिट श्मिट के फोर्स से लड़ते हुए गायब हो गए हैं। रॉजर्स पैगी कार्टर और हावर्ड स्टार्क से कहता है कि उसे दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचने दे ताकि वो जो गायब हुए हैं उन्हें ढूंढ सके। पैगी और स्टार्क उसकी मदद करते हैं और वो घुसता है श्मिट के बेस में। उसे वहां बार्न्स के साथ साथ दूसरे कैदी भी मिलते हैं, वो उन्हें वहां से आजाद करवाता है, पर तभी उसका सामना होता है श्मिट से। श्मिट वहां से भाग रहा होता है, पर भागने से पहले वो कैप्टन अमेरिका को अपना असली चेहरा दिखाता है। वो दिखाता है कि अर्स्किन के फॉर्मूले की वजह से उसका चेहरा दिखने लगा एक लाल खोपड़ी जैसा, जिसकी वजह से वो सबके बीच जाना जाता था रेड स्कल के नाम से। रॉजर्स ने बार्न्स के साथ साथ जितने भी लोगों को आजाद करवाया था उनके साथ मिलकर उसने फॉर्म किया हाउलिंग कमांडोज। हावर्ड स्टार्क ने अपने दोस्त रॉजर्स को दिया एक नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल मेटल वाइब्रेनियम से बनी एक शील्ड। तब रॉजर्स और उसके हाउलिंग कमांडोज निकल गए जगह जगह हाइड्रा के ऑपरेशंस को बर्बाद करने। इसके साथ साथ रॉजर्स और कार्टर के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने लगी। 1945 में रॉजर्स हाउलिंग कमांडोज के साथ एक ट्रेन पर अटैक करने गया ताकि वो श्मिट के साइंटिस्ट जोला को पकड़ सके। वो लोग जोला को पकड़ भी लेते हैं, पर इन सब में बकी ट्रेन से नीचे गिर जाता है। जोला से इंफॉर्मेशन निकलवा कर यूएस आर्मी को हाइड्रा के आखिरी गढ़ का पता चलता है। रॉजर्स इस अटैक को लीड करता है जहां वो श्मिट को रोकने आया था अमेरिका के सबसे बड़े शहरों पर भयंकर बॉम्ब गिराने से। रॉजर्स श्मिट के सुपर बॉम्बर में घुस जाता है और तब लड़ाई शुरू होती है स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका और जोहान श्मिट रेड स्कल की। इसी लड़ाई के बीच टेसरेक्ट अपने कंटेनर से नीचे गिर जाता है। तभी रेड स्कल टेसरेक्ट को अपने हाथ में ले लेता है, पर अगले ही पल टेसरेक्ट एक पोर्टल खोल देता है और रेड स्कल को उसमें खींच लेता है, जिसके बाद टेसरेक्ट गिर जाता है प्लेन के सरफेस पर और उसे छेदते हुए नीचे ओशन में चला जाता है। तब प्लेन में कई सारे मास डिस्ट्रक्शन वाले बॉम्ब थे और कैप्टन अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं था इस प्लेन को सेफली लैंड कराने का। तो वो तुरंत रेडियो करता है पैगी को और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे डांस डेट पर ले जाएगा। पैगी जानती थी कि ये एक गुड बाय है, पर वो हाँ कह देती है, जिसके बाद कैप्टन अमेरिका उस प्लेन के साथ आर्कटिक में क्रैश कर जाते हैं। वॉर खत्म हो चुका है, जिसके बाद हावर्ड स्टार्क निकलता है अपने दोस्त को ढूंढने। उसे इस प्रोसेस में टेसरेक्ट तो मिलता है, पर उसका दोस्त नहीं, जिसके बाद माना जाता है कि कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स मर चुके हैं। पर आगे हम देखते हैं रॉजर्स को एक 1940 के स्टाइल के हॉस्पिटल में, जहां वो रेडियो पर बेसबॉल गेम का ब्रॉडकास्ट सुन रहा था। उसे शक होता है अपने आसपास के माहौल पर, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट वो सुन रहा था वो 1941 के गेम का था जिसको उसने अटेंड किया था। वो तुरंत वहां से भागता है और अपने आप को पाता है फ्यूचर में, और फ्यूचर बहुत अलग है। यहाँ उसके आगे आते हैं शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी, जो कि उसे बताते हैं कि वो बर्फ में 70 साल से सो रहा था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्यूरी रॉजर्स के पास आते हैं और बताते हैं एक मिशन के बारे में, दी एवेंजर्स। लोकी अंधकार में गिरता है और टकराता है दी अदर से। अदर रिप्रेजेंट करता है एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेस चित्तौरी को। वो लोकी को प्रॉमिस करता है कि वो उसे मिडगार्ड यानी अर्थ कॉन्कर करने के लिए चित्तौरी आर्मी देगा, पर बदले में उसे उन्हें टेसरेक्ट लाकर देना होगा, जिसके अंदर है स्पेस स्टोन, 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक। इसके लिए द अदर लोकी को एक और इन्फिनिटी स्टोन माइंड स्टोन वाला सेप्टर भी देता है। अर्थ पर शील्ड डायरेक्टर निक फ्यूरी एक रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं, जहां एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर एरिक सेल्विक अपने साइंटिस्ट की टीम को लीड करते हुए टेसरेक्ट पर स्टडी कर रहे थे, और वहीं एजेंट बार्टन उन पर नजर रखे हुए
हुए था। तभी टेसरेक्ट एक्टिवेट होता है और एक पोर्टल खोलता है जिससे आता है लोकी। लोकी आते ही टेसरेक्ट चुरा लेता है, जिसके साथ साथ वो डॉक्टर सेल्विग, एजेंट बार्टन और कुछ शील्ड एजेंट्स को अपने सेप्टर से अपने बस में कर लेता है ताकि वो उसकी मदद कर सकें। फ्यूरी इस इंसिडेंट को विटनेस करने के बाद एवेंजर्स इनिशिएटिव को रीएक्टिवेट करते हैं। एजेंट नताशा रोमानोफ को भेजा जाता है कोलकाता डॉक्टर ब्रूस बैनर को लाने के लिए ताकि वो अपनी गामा रेडिएशन एमिशन की नॉलेज से टेसरेक्ट ढूंढने में मदद कर सकें। फ्यूरी जाते हैं कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स के पास ताकि उनकी टेसरेक्ट की नॉलेज कुछ काम आ सके, और एजेंट फिल कोल्सन जाता है टोनी स्टार्क के पास ताकि वो डॉक्टर सेल्विक की रिसर्च चेक कर सके। दूसरी तरफ लोकी पहुंचता है स्टटगार्ड, जहां एजेंट बार्टन भी उसके साथ आता है इरिडियम चुराने, जिसकी मदद से वो लोग टेसरेक्ट को स्टेबलाइज कर सकें। तभी शील्ड को इस बारे में पता चलता है और नताशा रोमानोफ वहां पहुंचती है स्टीव रॉजर्स के साथ। रॉजर्स और लोकी के बीच लड़ाई होती है, पर तभी वहां टोनी आता है अपने आयरन मैन आर्मर में और उसके आते ही लोकी सरेंडर कर देता है। तब लोकी को ले जाया जा रहा होता है शील्ड, पर तभी वहां थॉर आता है और वो लोकी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद थॉर और आयरन मैन की टक्कर होती है, जिसके बीच आता है रॉजर्स। तब लोकी को कैद कर लिया जाता है शील्ड हेलिकैरियर में। टोनी और ब्रूस मिलकर टेसरेक्ट ढूंढने में लगे होते हैं, जहां वो स्टीव को बताते हैं कि शील्ड टेसरेक्ट से वेपन बना रहा है। तब फ्यूरी इस बात को कंफर्म करता है, ये बताते हुए कि शील्ड ऐसे वेपन बना रहा है मेक्सिको में थॉर के आने की वजह से। इस पूरी आर्ग्यूमेंट के बीच लोकी के एजेंट्स बार्टन के साथ मिलकर शील्ड हेलिकैरियर पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तबाही मचाना शुरू करता है। वहीं हेलिकैरियर का एक इंजन खराब हो जाता है, जिसे ठीक करने जाते हैं रॉजर्स और स्टार्क। वहीं थॉर हल्क की तबाही रोकने की कोशिश करता है। एजेंट रोमानोफ बार्टन को संभालती है और उसे आजाद करवाती है लोकी के माइंड कंट्रोल से। हल्क और थॉर हेलिकैरियर से नीचे गिर जाते हैं और लोकी कोल्सन को जान से मारकर वहां से निकल जाता है। फ्यूरी सारे हीरोज को कोल्सन की डेथ के बारे में बताते हैं। स्टार्क का इस पर सबसे ज्यादा असर होता है। वो रॉजर्स को समझाता है कि लोकी ने उन सब के साथ क्या किया। दूसरी तरफ लोकी टेसरेक्ट और सेल्विक के बनाए जनरेटर से स्टार्क टावर के ऊपर पोर्टल खोल देता है और उस पोर्टल से आते हैं चित्तौरी आर्मी और लोकी का इन्वेजन शुरू होता है। टोनी अपने आर्मर में, रॉजर्स, नताशा और बार्टन के साथ, थॉर और हल्क अलग अलग जगह से न्यूयॉर्क में असेंबल होते हैं। टोनी हवा में चित्तौरी को संभालता है, हल्क बिल्डिंग्स में, थॉर पोर्टल से आने वालों को रोकता है, नताशा, बार्टन और कैप्टन अमेरिका ग्राउंड पर माहौल को संभालते हैं। सेल्विक लोकी के माइंड कंट्रोल से आजाद होता है और नताशा को बताता है कि लोकी के सेप्टर से जनरेटर को बंद किया जा सकता है, जिससे पोर्टल बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ फ्यूरी के सुपीरियर वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल इस इन्वेजन को रोकने के लिए न्यूयॉर्क के मिड टाउन मैनहट्टन पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देते हैं। आयरन मैन उस मिसाइल को बीच में पकड़ता है और उसे लेकर छोड़ देता है चित्तौरी की फ्लीट पर। उस न्यूक्लियर मिसाइल से चित्तौरी मदरशिप बर्बाद हो जाती है और अर्थ की फोर्सेस डिसेबल हो जाती है। स्टार्क अपने आर्मर में बेहोश होता हुआ अर्थ की तरफ गिरने लगता है। तभी हल्क उसे पकड़ता है और वापस होश में लाता है, जिसके बाद नताशा पोर्टल को बंद कर देती है और लोकी एवेंजर्स के हाथों पकड़ा जाता है, जिसे थॉर अपने साथ ले जाता है एसगार्ड और एवेंजर्स अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में द अदर अपने मालिक को इस फील्ड अटैक के बारे में बताता है, जो कि था थैनोस। तो दोस्तों, ये था रिकैप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 का। मैंने अपनी मार्वल मूवी फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट में इन सारी मूवीज के हर वीडियो में अलग अलग फैक्ट्स बताए हैं, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। अब देखो, मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि हमें सारी स्टोरीज पहले से पता थी, पर फिर भी हम इनके रिकैप, इंटरकनेक्टेड नेचर और कॉलबैक्स को देखकर हमेशा खुश होते हैं। पर आप मुझे बताओ कि आपका इस रिकैप के बारे में क्या कहना है। क्या टोनी स्टार्क का आयरन मैन 2 में अपने आप को न्यूक्लियर से बचाने वाला मसीहा कहने वाली बात सच हो गई? क्या अर्स्किन का फॉर्मूला वापस बन पाएगा? क्या कैप अपने पेगी के साथ डांस का प्रॉमिस पूरा कर पाएंगे? आइए कमेंट्स में इसके बारे में बात करें। इन सब के साथ मैंने एक्समेन सीरीज का भी कंप्लीट रिकैप बना रखा है, तो उसे देखना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।